बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज एसपीएसएस के हवाले से हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इन एसपीएसएस। रिग्रेशंस, कोरिलेशन, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले वेरिएबल्स व्यू के अंदर हम डाटा ऐड करते हैं। डाटा में क्या ऐड करता हूँ, जीपीए और स्टडी आवर्स का, जीपीए एंड स्टडी अंडरस्कोर आवर्स, HRS आवर्स। उसके बाद एंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पर जो है फर्दर बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। हाँ, ये ऑटो फिल हो जाती हैं। अगर हमने हमारा जो ऑटो फिल में करेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिक ही आएगा। अगर हमारे पास वेरिएबल न्यूमेरिक नहीं है तो यहाँ से हम इसको स्ट्रिंग कर देंगे, यानी कि हमारा क्वालिटेटिव आ जाएगा। हमारा जीपीए जो वेरिएबल न्यूमेरिक है तो इसको हम न्यूमेरिक ही रखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैयस जो है इसके अंदर जो है इसको हम स्केल करेंगे और यहाँ पर भी स्केल करेंगे। अगर ये हमारे स्टडी आवर्स या जीपीए ये क्वालिटेटिव होते हैं तो क्वालिटेटिव में फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, या ऑर्डिनल या नॉमिनल। इन दोनों में से हमने कोई एक सिलेक्ट करनी थी। उसके बाद जो है यहाँ पर लेबल के अंदर अगर हम कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीपीए ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इंस्टीट्यूट XYZ। किसी भी इंस्टीट्यूट में ये स्टूडेंट्स की CGPA, और साथ में स्टडी आवर्स में टाइम स्टूडेंट्स, टाइम स्टूडेंट्स स्टडी एट होम, कि स्टूडेंट जो हैं घर पे कितना पढ़ते हैं और उनकी CGPA कितनी आ रही। ये हमने डाटा स्टूडेंट से इकट्ठा किया था और इसकी बेस पर हम फर्दर रिग्रेशन क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। जीपीए जो है ये कुछ डाटा है मेरे पास जो है ऑलरेडी कैलकुलेटेड। इसको मैं एंटर करता हूँ। 3.52 स्टूडेंट्स की CGPA थी और वो स्टडी आवर्स से उसके 4.1। ओके, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये नीचे था पहले, इसको वैल्यूज़ को भी कट करके ऊपर लेके जाए, ये ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू ऐड होगी। इसके बाद वैल्यू है मेरे पास 2.89, उसके बाद 3.63, नेक्स्ट है 3.40 और उसके बाद ये 3.2, 2.7, 3.1 एंड 2.5। स्टडी आवर्स के अंदर जो है ये डाटा है 3.4, उसके बाद 5, 4.2, 3.3, 2.8, 2.5 एंड लास्ट वन 3। रिग्रेशन जब भी हमने अप्लाई करनी है, ये दोनों वेरिएबल जो हैं जिनके ऊपर हम रिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये दोनों वैल्यू जो हैं आपस में इक्वल होंगी। दोनों वेरिएबल्स की जो टोटल वैल्यूज़ हैं इक्वल होंगी। इनमें कोई वैल्यूज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है अगर देखें तो इसके अंदर 9 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 8 वैल्यूज़ हैं। ये इस तरह नहीं कभी भी होगा, हमारा जो है हमें रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जब भी हमने करना है हमारे पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होने चाहिए। ये हमने डाटा ऐड किया था। अब इस डाटा के ऊपर मैं रिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। एनालाइज में आएंगे, उसके बाद रिग्रेशन और रिग्रेशन के बाद लीनियर। एनालाइज रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद रिग्रेशन और उसके बाद लीनियर। ये क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हमने यहाँ पर क्लिक करके उसको राइट साइड पर ले जाना है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको इस बॉक्स में ले जाना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 वट एवर।
हम जितने चाहें यहाँ पर वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में एक तो है एस्टिमेट्स, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, मॉडल फिट करना है और आर स्केयर ये भी हम ले लेंगे, और ये 3 चीज़ें हमें इनफ है कैलकुलेट करने के लिए। ओके जी, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे और अभी हम यही जो है 3 चीज़ें ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो हमारे पास ये जो आउटपुट है विंडो, इसके अंदर हमारे रिजल्ट्स जो है हमें मिल जाएंगे। ये जो है रिग्रेशन के सारे रिज़ल्ट, ये रिग्रेशन लिखी हुई है। इसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर एक नीचे बॉक्स होगा कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स के अंदर आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, ये ए की वैल्यू है। जो होती है रिग्रेशन के अंदर हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन यानी कि जब हमारे पास टू वेरिएबल्स हों, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास जो है इक्वेशन होती है। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, b हमारे पास स्लोप और a हमारे पास इंटरसेप्ट। a के लिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है 1.78 यहाँ पर a की वैल्यू है, और जो b की वैल्यू है वो है 0.376। a की वैल्यू और इसको b की वैल्यू को हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन में लिख सकते हैं 1.78 a की जगह 1.78 और b की जगह 0.37। मैं पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि जीपीए जो है उसके अंदर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ही आती हैं। अब इसके बाद जो है हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है 1.78। ये वैल्यू होगी y की यानी कि CGPA की, जब स्टूडेंट जो है स्टडी नहीं करेगा। when x is equal to 0 represents the average value of y या CGPA when student will not study, या x is equal to 0 जब x की वैल्यू 0 होगी। taking other factors as constant, जो दूसरे फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल दिए। हमारी CGPA जो है वो सिर्फ स्टडी आवर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है वो हमने ही नहीं लिए। मिसाल के तौर पर एक बच्चे का IQ भी अच्छा है तो उसको कम पढ़ना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ये भी चीज़ उसके GPA के ऊपर इफेक्ट कर रही है। एक स्टूडेंट जो है उसका IQ जो है वो कम है तो दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी स्टडी के लिए। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल सिचुएशंस है, हाउस डिस्टेंस है, हॉस्टल लाइफ है, वॉट आर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट वेरिएबल है जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो हमने ऐड नहीं किए। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिखते हैं कि जी अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, जो वेरिएबल जो हमने ऐड नहीं किए उसको हम अदर फैक्टर्स में लिखते हैं। उसके बाद है b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 0.3737, ये रिप्रेजेंट करती है द एवरेज चेंज इन y या CGPA ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन x या स्टडी आवर्स, यानी जब एक स्टूडेंट जो है 1 आवर स्टडी करेगा तो उसके CGPA के अंदर 0.37 का इंक्रीमेंट होगा। टेकिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, टेकिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट।
उसके बाद हम वापस आते हैं। इस तरह हम जो है डिफरेंट जो हम रिग्रेशन फंक्शन बनाएंगे, हमेशा उनके दरमियान जो है हम इंटरप्रिटेशन जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डाटा की ये CGP और जो दूसरा है स्टडी, इसके दरमियान जो R है कोरिलेशन, उसकी वैल्यू है 0.784। 0.784 जो है R की वैल्यू कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स कर रही है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो मौजूद है। इसके साथ है R स्केयर। R स्केयर जो है 0.615 है। R स्केयर की वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती है 0.615, इसको हम परसेंटेज में लिखें तो 61.5 बनेगा। 61.5% वैल्यू रिप्रेजेंट्स दैट, ये वैल्यू जो है आर स्केयर की है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि 61% जो है वेरिएशन जो y के अंदर है यानी कि CGP के अंदर है वो x वेरिएबल यानी कि स्टडी आवर्स की वजह से है, और बाकी जो है 39 या 38.5% वो अदर फैक्टर्स की वजह से आती है। 1.5% वैल्यू represents the variation in y या CGPA is due to study hours and remaining 38.5% variation due to other factors, और बाकी जो है अदर फैक्टर्स की वजह से आती है। जैसे जैसे हम रिग्रेशन मॉडल के अंदर अपनी वेरिएबल्स को ऐड करते जाएंगे उसी तरह जो आर स्केयर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। अब आर स्केयर की वैल्यू इंक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है रिग्रेशन मॉडल के अंदर ये डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया था यानी कि स्टडी आवर्स, तो स्टडी आवर सिर्फ डिफाइन कर रहा था CGP को। अगर हम यहाँ पर जो है हॉस्टल लाइफ उसका इफेक्ट देखें, IQ का इफेक्ट देखें या फिर हाउस डिस्टेंस का इफेक्ट देखें, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके अंदर जो वेरिएशन आती है उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसके अंदर टोटल वेरिएशन होती है 100%। 100% में से जो वेरिएशन यहाँ पर इस मॉडल के अंदर एक्सप्लेन हो रही है वो है 61.5% सिर्फ एक्स वेरिएबल की वजह से, और बाकी जो है 38.5% ये अदर फैक्टर की वजह से आती है। वापस आते हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर जो है एक और वैल्यू है 0.551, इसको हम कहते हैं एडजस्टेड आर स्केयर। अच्छा, एडजस्टेड आर स्केयर और आर स्केयर में डिफरेंस जो है वो ये है कि जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल जो हैं ऐड करते रहते हैं मॉडल के अंदर तो आर स्केयर की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो या 0.001 ही क्यों ना हो, लेकिन एडजस्टेड आर स्केयर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। इसकी वैल्यू तब ही इंक्रीज़ होगी अगर उसको उस वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। नॉर्मल हमारी सर्चेस के अंदर जो है आर स्केयर की वैल्यू ही यूज़ होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट जो है ये हमने वैल्यूज़ ली थी और यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं 0.007। अच्छा, इसमें आपको मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में भी बताया होगा कि हम जो पैरामीटर्स होते हैं
उनके लिए हम टेस्टिंग भी करते हैं। अब यहाँ पर जो है दो पैरामीटर जो होता है, मीन भी हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या कोई भी जो है पॉपुलेशन के जिससे जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, उसके लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कांस्टेंट यानी कि ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, उसके लिए हमने टेस्टिंग जो है वो भी यहाँ पर इसी टेबल में की गई है। अब वो टेस्टिंग जो है H0 यहाँ पर आपको मैं H0 यानी कि 0 ये रिप्रेजेंट यानी कर रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव होता है h, उसके बाद है 1, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल का साइन दिस वन। ये हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 यानी कि अल्फ़ा का कोई भी इम्पेक्ट मौजूद नहीं है, ये एक अपना असर नहीं रख रहा, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 है पॉपुलेशन के अंदर। अब इसके लिए हमने टेस्टिंग की है, तो टेस्टिंग का हमारे पास रिज़ल्ट आया है सिग्निफिकेंस वैल्यू यानी कि पी वैल्यू का 0.007। हमने जो है नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर देना है अगर हमारी जो पी वैल्यू जो है लेस देन टाइप 1 एरर जो है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर अल्फ़ा होता है उससे लेस आ जाए। अब जो है अल्फ़ा की वैल्यू जो टाइप 1 एरर है ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी हम अमूमन तौर पर 5% लेते हैं। अगर पी वैल्यू 5% से कम है तब हमने अपना नल हाइपोथेसिस जो हमने यहाँ पर बनाया इसको हमने रिजेक्ट कर देना है, और अगर ये नहीं है लेस तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब पी वैल्यू जो है ये अल्फ़ा से लेस है, 0.007 है। ये अल्फ़ा से लेस है तो इसका मतलब ये हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह जो है यहाँ पर जो है टाइम स्टडी एट होम यानी कि बी की वैल्यू ये जो थी 0.37, ये इसके लिए भी जो है हमारे पास जो टेस्टिंग थी 0.02 हमारे पास वैल्यू है। ये भी हमारे पास जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि 5% वैल्यू 0.05 उससे लेस है, तो हम इसके लिए भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगा उसके लिए यहाँ पर एक ही जगह हमने बीटा लिख देना है। बीटा ओके, मैं बीटा यहाँ पर यानी कि लिख रहा हूँ, ये जी बीटा आ गया और यहाँ पर भी बीटा का साइन आ गया, ये जी बीटा। ओके, उसके बाद जो होता है हमारा कि हम कंक्लूडिंग किस बेस पर हम रिजेक्शन रीजन या इसको कह लें रिजेक्शन रीजन हमारे पास क्या है, रिजेक्ट H0 नल हाइपोथेसिस इफ अगर हमारे पास जो है P वैल्यू इज लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी कि टाइप 1 एरर भी हम इसको कहते हैं, टाइप 1 एरर, या हम इसको अल्फ़ा भी डिफ़ाइन करते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अल्फ़ा क्या है और दूसरा जो है वो क्या है। एक जो है ए की वैल्यू जो है हम पढ़ते हैं रिग्रेशन के अंदर, ये वाली, ये सैंपल के लिए वैल्यू लिखी है जिसको हम ए पढ़ते हैं। अगर ये पॉपुलेशन के लिए हो उसको हम अल्फ़ा पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी जो है इसको भी अल्फ़ा पढ़ते हैं। ये एक साइन का जस्ट नाम है, लेकिन यहाँ पर जो है अल्फ़ा डिफ़ाइन कर रहा है टाइप 1 एरर को, जिसकी वैल्यू जो है 5% भी हो सकती है, या जिसको हम डाउट अबाउट हाइपोथेसिस भी
कहते हैं, ये क्लास में मैंने पढ़ाया था। डाउट अबाउट हाइपोथेसिस, यानी कि हमारे पास कितने % चांसेस है कि हमारा जो हाइपोथेसिस जो है वो गलत होगा, नल हाइपोथेसिस। अब अल्फ़ा की वैल्यू इज इक्वल टू ये हो सकती है 5% भी हो सकती है, 2% भी ली जा सकती है और 1% भी ली जा सकती है। ज़्यादातर जो है रिसर्चेस में इसको 5% ही लिया जाता है। अब पी वैल्यू अगर 5% से लेस है देन हमने रिजेक्ट करना है अपना नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर जो है पी की वैल्यू है 0.007 और आप देखेंगे कि जो 0.007 है वो अल्फ़ा से लेस नहीं है। सिंस 0.007 यानी कि पी वैल्यू इज नॉट लेस देन 5% अल्फ़ा की वैल्यू से, इसको 0.05, so we reject null hypothesis। इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एंड कंक्लूड दैट, और हम कंक्लूड करेंगे दैट बीटा, सॉरी ये हमने वैल्यू ली थी 0.07, ये अल्फ़ा के लिहाज से यानी कि कांस्टेंट ए के लिहाज से, जिसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन में। तो हम जो है सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस यानी कि ये वाला हाइपोथेसिस होगा। यहाँ पर जो है ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, ओके। ये वाला हाइपोथेसिस जो है इसको, इसके लिए हमारे पास कंक्लूजन में लिख रहा हूँ। बीटा के लिए भी इसी तरह का कंक्लूजन होगा, सिर्फ वैल्यूज जो चेंज होंगी। ये वाली पी की वैल्यू ये सिर्फ चेंज होगी। Since 0.007 is not less than is equal to 0.05, so we reject null hypothesis and conclude that alpha value A is statistically significant, यानी कि A की वैल्यू हमारी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इसका एक वाज़िया तौर पर इम्पैक्ट मौजूद है डेटा के अंदर, या CGPA उसके अंदर इसका वाज़ह तौर पर इम्पैक्ट मौजूद है। इसी तरह जो है हम बीटा के लिए भी लिख सकते हैं। बीटा के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वही चीज़ मैंने कॉपी पेस्ट की है, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करना है। इसका वैल्यूज़ आएगी 0.021, सॉरी यहाँ पर है लेस देन, इज लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन है, इज लेस देन 0.0, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, since 0.021 is less than a is equal to 0.05, so we reject null hypothesis। क्योंकि हमारा ये रिजेक्शन रीजन यानी कि क्राइटेरिया था रिजेक्ट करने का, कि रिजेक्ट करना है हमने नल हाइपोथेसिस अगर पी वैल्यू जो होगी लेस देन होगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या ए की वैल्यू से। अब ये वाली वैल्यू 0.02 वाकई 0.05 से लेस देन है, सो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ये वही 4 स्टेप हैं जो आपको मैंने क्लास में बताए थे, आप इसको उसी सेंस में लिख सकते हैं। ये हमारे पास था रिग्रेशन के हवाले से काम। फर्दर जो काम है वो हम नेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ पर जो है इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके हम इसको अपने वर्ड के अंदर, वर्ड फाइल के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ये हमारे पास वही रिजल्ट आ गए।